नमस्कार, इतिहास के झरोखे में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस घटना की बात कर रहे हैं वो घटना है 26/11 की, यानी कि मुंबई हमले की वो घटना जिसने न केवल मुंबई को बल्कि देश दुनिया में सभी लोगों को आतंक से दहला दिया था। मुंबई में हुए चरमपंथी हमलों की तुलना न्यूयॉर्क के 9/11 से की जा सकती है। दोनों हमले उन स्थानों पर हुए जो दुनिया भर में उस शहर की तस्वीर पेश करते थे। केवल 10 आतंकवादियों ने 100 करोड़ से अधिक की आबादी वाले देश को लगभग 59 घंटों के लिए मानसिक रूप से बंधक बनाए रखा। जी हाँ, आखिरकार एनएसजी कमांडो, सेना और स्थानीय पुलिस की मदद से आतंकियों का सफाया कर दिया गया। लेकिन उन 59 घंटों में आखिर क्या हुआ और आतंकवादी अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने में किस तरह से जुटे रहे, पेश है उसका सिलसिलेवार ब्यौरा, आतंक के वो 59 घंटे। आतंक का पहला घंटा, रात 9:40, दिन बुधवार और तारीख 26 नवंबर 2008। हादसे की रात मुंबई की रौनक अभी शुरू हुई थी कि कोलाबा का व्यस्त बाजार गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। लियोपोल्ड रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप के बाहर फायरिंग हुई। तब ऐसा लगा था कि ये 2 गुटों की फायरिंग है। पुलिस अभी कोलाबा की ओर दौड़ ही रही थी कि रात 10 बजे सीएसटी स्टेशन और कैपिटल सिनेमा के बाहर भी AK-47 राइफलों से अंधाधुंध फायरिंग होने लगी और हैंड ग्रेनेड से ब्लास्ट की खबरें आनी शुरू हो गई। साफ था मामला कहीं ज़्यादा गंभीर है। करीब 15 मिनट बाद यानी 10:15 बजे विली पार्ले में फ्लाईओवर के नीचे खड़ी टैक्सी में एक ज़ोरदार धमाका हुआ और इस धमाके से अभी पुलिस संभली भी नहीं थी कि सीएसटी स्टेशन पर फायरिंग की खबरें आने लगीं। आतंकवादी स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे लोगों पर गोलियां बरसा रहे थे और अब किसी को शक नहीं था कि मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ है। तभी इन 2 बड़े हमलों के बीच दिल दहला देने वाली 2 बड़ी खबर आई कि मुंबई के 2 मशहूर होटल ताज और ओबरॉय से आने लगा कि भारी हथियार और गोला बारूद से लैस आतंकवादी वहां घुस चुके हैं। यानी आतंकवादियों ने एक साथ मुंबई के कई इलाकों को निशाना बनाया था। सबसे शानदार 5 सितारा होटल, सबसे बड़ा और सबसे भीड़ भाड़ वाला रेलवे स्टेशन, बड़े अस्पताल जैसे कामा हॉस्पिटल और जीटी हॉस्पिटल, भीड़ भाड़ वाले मार्केट वाले इलाके जैसे कोलाबा मार्केट, विली पार्ले ईस्ट और शहर के बंदरगाह सिनेमा घरों जैसे मेट्रो सिनेमा, कैपिटल सिनेमा और नरीमन हाउस अब आतंकियों के निशाने पर थे, या यूँ कहें कि पूरी मुंबई आतंक के साए में थी। दूसरा घंटा, रात के 10:45, दिन बुधवार और तारीख 26 नवंबर। पुलिस हरकत में आ चुकी थी। रात में 11:15 बजे तक ताज और ओबरॉय होटल और मेट्रो सिनेमा के पास पुलिस और आतंकवादियों के बीच अब क्रॉस फायरिंग शुरू हो गई थी। रात करीब 11:42 पर ATS ने ताज होटल के बाहर मोर्चा संभाल लिया और ठीक आधी रात यानी 12 बजे खबर आई कि आतंकवादियों ने मेट्रो सिनेमा के पास पुलिस वैन पर कब्जा कर लिया है और पुलिस आतंकवादियों का पीछा कर रही है। रात 12:15 पर आतंकवादियों ने ओबरॉय होटल में लोगों को बंधक बना लिया और हालात बेकाबू होता देख महाराष्ट्र सरकार ने मदद के लिए अब सेना को बुला लिया। तीसरा घंटा, रात 12:40, दिन गुरुवार तारीख 27 नवंबर। आतंक तेजी से मुंबई में पांव पसार रहा था। रात 12:41 पर महाराष्ट्र विधान भवन के बाहर फायरिंग शुरू हो गई और उसी वक्त पुलिस ने डॉक यार्ड में एक संदिग्ध बोट को बरामद किया। संकेत साफ था कि आतंकवादी समुद्री रास्ते से आ चुके थे।
रात 12:48 पर आतंकवादियों ने पुराने ताज होटल के गुंबद में ब्लास्ट किया। ताज के एक हिस्से में आग लग गई। आतंक का यह तीसरा घंटा ज़्यादा नाजुक हो रहा था क्योंकि ताज के गुंबद में धमाके के 5 मिनट बाद ही गिरगांव चौपाटी में पुलिस ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। उधर ताज और ओबरॉय में आतंकवादी रह रहकर लगातार ब्लास्ट कर रहे थे। कामा हॉस्पिटल से भी लगातार फायरिंग की खबरें आ रही थीं। हालात को संभालने के लिए एटीएस को मौके पर बुलाया गया। आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए एटीएस के जाबाज चीफ हेमंत करकरे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर, डीआईजी अशोक कामटे मौके पर पहुंच चुके थे और उधर आतंकवादी भी पुलिस की जिप्सी में मेट्रो सिनेमा से गोलियां बरसाते हुए कामा अस्पताल में दहशत फैला रहे थे। चौथा घंटा रात के 1:40 दिन गुरुवार तारीख 27 नवंबर। एटीएस के सामने पहली चुनौती थी कामा हॉस्पिटल को आतंकवादियों से छुड़ाना। वहां 2 आतंकवादी मेट्रो सिनेमा हॉल के बाहर अंधाधुंध गोलियां बरसाने के बाद पुलिस की जिप्सी पर कब्जा करके वहां पहुंचे थे। वह रास्ते भर गोलियां बरसाते रहे और कामा अस्पताल में भी फायरिंग कर रहे थे। मरीजों की जान खतरे में थी, लिहाजा एटीएस के मुखिया हेमंत करकरे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर और डीआईजी अशोक कामटे सबसे पहले ऑपरेशन के लिए वहीं पर पहुंचे। लेकिन यहां पहुंचने के बाद जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरते हैं, अचानक आतंकवादी उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में तीनों जाबाज शहीद हो जाते हैं। अब तक शहर के 11 इलाके आतंकवादियों के चपेट में आ चुके थे और देश 3 जाबाजों को खो चुका था। रात काली और लंबी होती जा रही थी। छठा घंटा रात 3:45 दिन गुरुवार तारीख थी 27 नवंबर। 3 जाबाजों की शहादत के बाद ऑपरेशन ताज ओबरॉय होटल और नरीमन हाउस के आसपास सिमट गया। पुलिस और आतंकवादियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी। इस बीच फायर टेंडर्स की लिफ्ट की मदद से पुलिस कुछ लोगों को ताज होटल से बाहर निकालने में कामयाब हो गई, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी भी होटल में फंसे थे। 7वां घंटा सुबह 5:25 दिन गुरुवार तारीख थी 27 नवंबर। आतंकवादियों ने ताज में धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। सुबह 5:20 पर उम्मीद की किरणें दिखी जब एनएसजी कमांडो मुंबई पहुंचे। मरीन कमांडो, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान और सेना की टुकड़ियों ने पूरा ऑपरेशन की कमान अब अपने हाथों में ले ली थी और सुबह 6 बजे नरीमन हाउस पर कब्जा जमाए बैठे आतंकवादियों से उन्होंने लोहा लेना शुरू कर दिया था। 14वां घंटा दोपहर 12 बजे दिन गुरुवार तारीख 27 नवंबर। कमांडो करीब 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद नरीमन हाउस से एक महिला, एक बच्चे समेत 3 लोगों को बाहर निकालने में कामयाब रहे। 16वां घंटा दोपहर 2 बजे दिन गुरुवार तारीख थी 27 नवंबर। महाराष्ट्र सरकार ने बयान जारी किया कि ताज होटल और ओबरॉय होटल पर आतंकवादियों का कब्जा है और अब तक 101 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 5 आतंकवादी भी शामिल हैं। 18वां घंटा शाम के 4 बजे। दिन था गुरुवार और तारीख थी 27 नवंबर। ताज, ओबरॉय और नरीमन हाउस में अभी भी बंधक संकट जारी था। एटीएस और मरीन कमांडो बहादुरी से लोहा ले रहे थे। आतंकवादी दोनों होटलों में रुक रुक कर ग्रेनेड से ब्लास्ट कर रहे थे। हालात की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम ने कहा, मुंबई में आतंकी हमले के पीछे विदेशी हाथ है। पूरा दिन बीत चुका था। ऑपरेशन बंधक जारी था। होटल ओबरॉय में अब तक 20 और ताज में 23 धमाके हो चुके थे। होटल ताज में कितने आतंकवादी थे और कितने बंधक थे, इसका अब तक कोई पता नहीं चल रहा था।
ओबरॉय होटल में अब भी 20-30 बंधक फंसे हुए थे और छठे फ्लोर पर आतंकियों ने अपना कब्जा जमा रखा था। तो वहीं नरीमन हाउस में भी आतंकवादियों ने 2 इजरायली परिवारों को बंधक बनाया हुआ था। आतंकवादियों की गिरफ्त कमजोर पड़ती नहीं दिख रही थी और पूरी मुंबई आतंकवाद से लड़ रही थी। 19वां घंटा शाम 5 बजे दिन गुरुवार, तारीख थी 27 नवंबर। सेना के जवान लगातार दोनों होटलों को आज़ाद कराने में जुटे हुए थे। ओबरॉय होटल में 20-30 बंधकों को होने की लगातार खबरें आ रही थीं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आतंकवादी हमलों में अब तक 110 लोग अपनी जान गंवा चुके थे और 270 घायल थे। होटल ताज से आग की लपटें उठ रही थीं। 20वां घंटा शाम 6 बजे, तारीख 27 नवंबर। खबर आई कि ऑपरेशन ताज खत्म होने पर है। यह खबर महाराष्ट्र के डीजीपी AN रॉय के हवाले से आई, लेकिन मेजर जनरल RK हुडा ने ऑपरेशन ताज के खत्म होने से इनकार कर दिया। उधर ओबरॉय में भी आतंकवादी लगातार गोलियां बरसा रहे थे। 24वां घंटा रात के 10 बजे थे और तारीख थी 27 नवंबर। होटल ताज, होटल ओबरॉय और नरीमन हाउस तीनों जगह फायरिंग जारी थी। ओबरॉय में 21 और ताज में 24 धमाके हो चुके थे। मरने वालों की तादाद अब 125 हो चुकी थी और नरीमन हाउस से अभी कई बंधकों को आज़ाद करा लिया गया था, जबकि कुछ बंधक वहां पर बाकी थे। इसी घंटे में ATS खुलासा करती है कि गिरगांव चौपाटी पर आतंकवादी का सैटेलाइट फोन मिला है। सोनिया गांधी और मनमोहन मुंबई के घाव पर मरहम लगाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। 28वां घंटा रात के 2 बज चुके थे और तारीख थी 28 नवंबर। होटल ओबरॉय और नरीमन हाउस से कुछ अच्छी खबर अब आने लगी थी। ओबरॉय होटल से 16 विदेशी बंधकों को अब छुड़ाया जा चुका था। 32वां घंटा सुबह के 6 बजे, तारीख थी 28 नवंबर। ताज में काफ़ी देर से गोलियों या फिर धमाकों की आवाज़ नहीं आ रही थी। सबने एक बार फिर समझा कि ऑपरेशन शायद खत्म हो चुका है, लेकिन नरीमन हाउस से लगातार फायरिंग अभी भी चल रही थी। 33वां घंटा सुबह के 7 बजे थे और तारीख थी 28 नवंबर। NSG कमांडो हेलीकॉप्टर से नरीमन हाउस की छत पर उतरे। एक एक करके सब ने अपनी पोजीशन ले ली। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई और अब तक 14 पुलिस वाले शहीद हो चुके थे। 35वां घंटा सुबह के 9 बज चुके थे और तारीख थी 28 नवंबर। ताज में एक जोरदार धमाका हुआ और गोलियों की आवाज़ भी आई। उधर ओबरॉय में भी कमांडो और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी थी। नरीमन हाउस में कमांडो ने खिड़कियों पर फायरिंग की। आतंकी दास्तां लगातार चली जा रही थी। आतंकवादी कहर पर कहर बरसाए जा रहे थे। तो एक बार तो ताज होटल के अंदर से आतंकवादियों ने पत्रकारों पर भी फायरिंग शुरू कर दी। 37वां घंटा सुबह के 11 बजे थे और तारीख थी 28 नवंबर। ताज होटल के अंदर से भी आतंकवादियों ने पत्रकारों पर भी फायरिंग अब शुरू कर दी थी। कई पत्रकार इस हमले में बाल बाल बचे और पुलिस ने ताज से पत्रकारों को दूर कर दिया और बुलेट प्रूफ सिपाहियों ने अपनी गाड़ियों की आड़ में मोर्चे को संभाल लिया। 38वां घंटा दोपहर के 1 बजे थे और तारीख थी 28 नवंबर। मरीन कमांडो ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ताज की नई इमारत को आतंकवादियों से आज़ाद कराया जा चुका है। कमांडो का दबाव बढ़ने के बाद आतंकवादी ओल्ड ताज में शिफ्ट हो गए और ताज की नई इमारत से आतंकवादियों के पास से काफ़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी मिला। जाहिर था ऑपरेशन आसान नहीं था, लेकिन इसी बीच एक और खबर आ गई जिससे पूरी मुंबई फिर एक बार दहल गई। BT स्टेशन पर फायरिंग की खबरें आने लगी, लेकिन बाद में पता चला कि ये खबर अफवाह थी। सेना के इस ऑपरेशन से अभी तक 50 लोगों को बाहर निकाला जा चुका था।
जिसमें से 5 अमेरिकन, 2 ब्रिटेन के और 3 इटली के नागरिक थे। 40वां घंटा दोपहर के 2 बजे थे और तारीख थी 28 नवंबर। ओबरॉय से खबरें आने लगी कि सेना का ऑपरेशन ओबरॉय खत्म हो गया है, लेकिन नरीमन हाउस में एक कमांडो के घायल होने की तभी खबर आती है। यहाँ तक कि मीडिया को भी नरीमन हाउस से दूर रहने को कहा जाता है। 41वां घंटा दोपहर के 3:30 बजे थे और तारीख थी 28 नवंबर। एनएसजी कमांडो ने ओबरॉय होटल पर कब्जा कर लिया। सारे आतंकवादियों को मार गिराया गया। ऑपरेशन खत्म होने के बाद होटल से 24 शव बरामद हुए, लेकिन ओबरॉय का ऑपरेशन पूरा होते होते 30 लोग आतंकवादी हमले का शिकार हो चुके थे। एनएसजी अधिकारी के मुताबिक ओबरॉय में 2 आतंकवादी मारे गए और आतंकवादियों के पास से 2 AK-47 राइफलें, एक पिस्टल और कुछ हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। 42वां घंटा शाम के 4 बजे थे और तारीख थी 28 नवंबर। 42 घंटे बाद भी मुंबई आतंकवादियों के गिरफ्त में थी। ओबरॉय के आज़ाद होने के बाद थोड़ा सुकून ज़रूर मिला था, लेकिन नरीमन और ताज में लगातार गोलीबारी जारी थी। गृह मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया कि ताज में करीब आधा दर्जन आतंकवादी हो सकते हैं। नरीमन हाउस से बंधकों को तो बाहर निकाल लिया गया था और इसी बीच नरीमन हाउस से भी एक धमाके की आवाज़ आती है। ताज से बाहर की तरफ 2 ग्रेनेड दागे जाते हैं। 43वां घंटा शाम के 5 बजे थे और तारीख थी 28 नवंबर। आतंक के 43 घंटे बीत चुके थे। होटल ओबरॉय आतंकवादियों के चंगुल से आज़ाद हो चुका था, लेकिन मुंबई की बेहद खूबसूरत इमारत ताज होटल में आग लगी हुई थी और कमांडो फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। दिन ढलने लगा था। आतंकवादी एक के बाद एक धमाके कर रहे थे और इन धमाकों से शाम 5 बजे अचानक होटल ताज जल उठता है। इसके 22 मिनट बाद अचानक फायरिंग की तेज आवाज़ों से होटल दहल उठता है। इधर सेना गोले बरसा रही थी तो उधर आतंकवादी बंधकों को एक एक करके कत्ल कर रहे थे। 6 बजते बजते होटल से 2 बंधकों के शव निकाले गए। ओबरॉय में घुप अंधेरा छाया हुआ था। यहाँ सेना का ऑपरेशन खत्म हो चुका था, लेकिन होटल की बिजली बंद पड़ी रही। यहाँ मौत का सन्नाटा था। 44वां घंटा शाम 6 बजे तारीख 28 नवंबर। ठीक इसी वक्त कोलाबा का नरीमन हाउस एक जोरदार धमाके से दहल उठता है। ये 5 लोगों को अंदर बंधक बनाकर छुपे आतंकवादियों की आखिरी कोशिश थी। आतंकवादियों ने एक जोरदार विस्फोट से 5 मंजिला इमारत का एक हिस्सा उड़ा दिया। 45वां घंटा शाम के 7 बज चुके थे और दिन था शुक्रवार और तारीख थी 28 नवंबर। शाम के 7 बजते ही कोलाबा का नरीमन हाउस गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठता है। एनएसजी के कमांडो इमारत की 4थी मंजिल पर मौजूद 3 आतंकवादियों को भून डालते हैं, तो वहीं तीसरी मंजिल पर क्या देखते हैं कि 5 बंधकों के शव पड़े हुए हैं। आतंकवादियों का पावर हाउस तबाह हो चुका था और लोगों ने कमांडो को कंधे पर उठा लिया, लेकिन ताज होटल में जंग अभी भी जारी थी। यहाँ एक के बाद एक धमाके हो रहे थे। 9:33 तक लगातार 43 धमाके हुए। सेना ने आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने के लिए 22 और कमांडो भेजे। तभी ओबरॉय होटल की बिजली जल उठती है। 7 बज चुके थे और यहाँ सेना शुरू कर रही थी सर्च ऑपरेशन। 52 घंटा रात के 2 बजे और दिन था शनिवार, यानी तारीख 29 नवंबर। नरीमन हाउस में हुए जोरदार धमाकों से मुंबई का सन्नाटा एक बार फिर टूटता है। ये धमाका आतंकवादियों की मौत के बाद का था। 2:31 पर सर्च ऑपरेशन में पता चलता है कि नरीमन में हथियारों का भारी जखीरा पड़ा हुआ है और आतंकवादियों ने बंधकों के शवों को हैंड ग्रेनेड से बांध रखा है। ये आतंकवादियों के बाद का तबाही का इंतजाम था। 2:58 के बीच नरीमन का इलाका एक के बाद एक 14 धमाकों से थर्रा उठा और इसी बीच 2:36 पर
ताज में फिर तेज फायरिंग हो गई। आतंकवादी अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे और कमांडो सामने उनके मौत बनकर खड़े थे। 55वां घंटा सुबह 5 बजे, दिन था शनिवार और तारीख थी 29 नवंबर। मुंबई की सुबह हो चुकी थी, लेकिन ताज की सुबह अभी तक नहीं हुई थी। ताज अभी भी सुलग रहा था। आलीशान इमारत से उठ रही थी आग की लपटें और आसमान में छाया था धुएं का गुबार, लेकिन ताज अब आखिरी जंग लड़ रहा था। सुबह 5:14 पर फिर शुरू हुए जोरदार धमाके और धमाकों की आवाज़ से साफ था कि इमारत पर पहली मंजिल पर बने बॉल रूम में सेना और आतंकवादी अब आमने सामने हैं। इस भिड़ंत में सेना ने नई ताकत झोंक दी जब सेना की नई टुकड़ी ने आतंकवादियों पर हमला कर दिया। इसी वक्त कोलाबा के नरीमन हाउस से निकाले जा रहे थे आतंक के बाकी बचे निशान। 5:35 पर जैसे ही यहूदी परिवार का शव निकाला, लोग तबाही के मंजर को देखकर कांप उठे। 57वां घंटा सुबह 7 बजे, दिन शनिवार, तारीख 29 नवंबर। सबकी नजरें अब ताज पर टिकी हुई थी और सेना के जवान यहाँ आखिरी जंग लड़ रहे थे। अंदर गोलीबारी की आवाज़ तेज होती गई और 8 बजते सेना ने ताज को फतह कर लिया। 59वां घंटा सुबह 9 बजे थे और दिन था शनिवार, तारीख थी 29 नवंबर। होटल ताज, होटल ओबरॉय और नरीमन पॉइंट तीनों जगहों से आतंकवादियों का अब सफाया हो गया था। एनएसजी की ओर से चले रेस्क्यू ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो अब खत्म हो गया था और इसका ऐलान सेना ने किया। ताज से बाहर आतंकवादियों के ढेर हो चुके शव को बाहर फेंका गया। पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने मुंबई में तबाही मचाते हुए 164 बेगुनाह लोगों की जान ले ली थी, तो वहीं हमले में 308 लोग जख्मी भी हुए। इस हमले में हमने कई बहादुर पुलिस और सेना के जवान भी खोए, जो आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। तो वहीं वहां एक ऐसा जवान भी मौजूद था जिसने कई लोगों की जानें बचाई थी। हम बात कर रहे हैं शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की, जो इस हमले में 28 नवंबर 2008 को शहीद हो गए थे। उस समय वे महज 31 साल के थे। मेजर संदीप होटल ताज में आतंकियों से बड़ी बहादुरी से लड़े और वहां उन्होंने 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हमले में जिंदा पकड़े गए एकमात्र कसूरवार अजमल कसाब को 21 नवंबर 2012 को फांसी दे दी गई। देश दुनिया आतंकवाद के इस खेल को 3 रात और 3 दिन तक देखती रही। यहूदी नरीमन हाउस को तबाह होते हुए, खूबसूरत ताज की इमारत को जलते हुए, फंसे हुए लोगों के शीशे के बाहर तोड़कर भागते हुए, 2 साल के मोशे को उसकी नानी दमवारा चाबाद हाउस से निकालते हुए देखकर रूह आज भी कांप जाती है। पूरी दुनिया 166 निर्दोषों और सुरक्षा बलों के जाबाज अधिकारियों और शहीद जवानों को याद करते हुए बस यही कामना करती है कि कल मानवता को फिर ऐसी किसी घटना का गवाह न बनना पड़े, फिर दोबारा न 9/11 हो न 26/11 हो। इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला कल फिर शांति लाएगा और देश दुनिया सभी जगह शांति होगी। इतिहास के झरोखे में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।